दोस्तों 25 दिसंबर 2021 का दिन था। नासा ने अब तक के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप को लॉन्च करा। इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कहा जा रहा है कि ये टेलीस्कोप पास्ट को भी देख सकता है और एक तरह से टाइम ट्रेवल कर सकता है। 20 सालों से भी ज्यादा का समय लगा इस टेलीस्कोप को बनाने में और इसे बनाने में लगभग $10 बिलियन का खर्चा आया। अगर इसे रुपीस में देखें तो आज के हिसाब से ये करीब 80,000 करोड़ रुपए बनेंगे। इस टेलीस्कोप को वर्क करने के लिए इसे लगभग -223 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए, तभी ये ठीक से काम कर सकेगा। लेकिन इसका इतना कम टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो पाएगा और ये सबसे पावरफुल टेलीस्कोप कैसे है, ये काम कैसे करता है और इसके मेन फीचर्स क्या हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। This is your telescope. The world's largest and most powerful space telescope. James Webb Space Telescope. The James Webb Telescope. The James Webb Telescope is kind of like a time machine because it can look back to the early formation of the universe. It'll be a historic moment for science and technology, for astronomy and space exploration, for America and all of humanity. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे शॉर्ट में JWST और वेब भी कहते हैं, ये एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप के सक्सेसर के तौर पर डिजाइन किया गया है। वेब से पहले अभी तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप था। हबल को 1990 में लॉन्च करा गया था और अभी तक यूनिवर्स की कई सारी डिटेल्स ये हबल ही हमें दे रहा था। लेकिन अब वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है जो ज्यादा लंबी वेवलेंथ कवरेज और ग्रेटली इंप्रूव सेंसिटिविटी के साथ हबल टेलीस्कोप की डिस्कवरीज को कम्प्लीमेंट करेगा और इसकी डिस्कवरीज को और ज्यादा एक्सटेंड करेगा। यानी कुल मिलाकर वेब यूनिवर्स के बारे में हमें और ज्यादा डिटेल्स देगा और ये यूनिवर्स की वो डिस्कवरीज करेगा जो हबल स्पेस टेलीस्कोप नहीं कर सका। अब दोस्तों ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है, उससे पहले आप ये जान लें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सब इसी बड़े से स्पेक्ट्रम पर होती हैं, जैसे गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव रेस और रेडियो वेव्स। यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा होता है विजिबल लाइट का। इसमें उन लाइट्स की वेवलेंथ होती है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती हैं, जैसे ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक खासियत यह होती है कि इसमें जितनी बड़ी वेवलेंथ होती है उसके लिए किसी भी चीज को पास थ्रू करना उतना ही आसान होता है। वेब को मेनली इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस इंफ्रारेड लाइट को इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब यहाँ स्पेक्ट्रम पर आप देख सकते हैं कि इंफ्रारेड वेव्स की वेवलेंथ विजिबल लाइट से ज्यादा होती है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस लाइट की जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उसके लिए किसी भी ऑब्स्टेकल से पास थ्रू करना उतना ही आसान होता है। इसीलिए ये इंफ्रारेड लाइट स्पेस में किसी भी गैस और डस्ट के डेंस रीजन से इजीली पास थ्रू कर लेती है और यही कारण है कि जेम्स वेब को मेनली इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ताकि इंफ्रारेड लाइट स्पेस में किसी भी गैस और डस्ट के बीच में से पास थ्रू करके उसके पीछे क्या है वो हमें दिखा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इमेज है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ली है विजिबल लाइट में। इसमें आप गैस, डस्ट और क्लाउड्स देख सकते हैं और अगर यही इमेज इंफ्रारेड लाइट में ली जाए तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंफ्रारेड लाइट डस्ट और क्लाउड के बीच में से पास थ्रू करके हमें डस्ट और क्लाउड के पीछे क्या है वो दिखाती है। इंफ्रारेड वेव्स की अगर बात करी जाए दोस्तों तो हर वो चीज जो हीट रेडिएट करती है उसमें से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स से भी हीट रेडिएट होती है, इसलिए इनसे भी इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। स्पेस की बात करी जाए तो सन, स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, इन सब चीजों में से भी इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। अब वेब भी स्पेस में इन सब चीजों को देखेगा जो इंफ्रारेड वेव्स एमिट करती हैं, तो इसलिए वेब के लिए इन सब चीजों को कैप्चर करना आसान होगा और यह हमें यूनिवर्स की और बेहतर इमेजेस और हाई क्वालिटी इमेजेस भेज सकेगा। अब दोस्तों बात करते हैं वेब के कुछ फीचर्स के बारे में। वेब के एलिमेंट्स की बात करें तो इसके सबसे मेन एलिमेंट्स में से एक है इसका ऑप्टिक्स। मिरर स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट रहे इसलिए साइंटिस्ट ने वेब के मिरर को बेरिलियम से बनाया है। मिरर्स पर गोल्ड की थिन लेयर की कोटिंग भी की हुई है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि यहाँ गोल्ड को ही क्यों चुना गया, किसी और मेटल को क्यों नहीं? तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। गोल्ड विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट दोनों के लिए एक्सट्रीमली रिफ्लेक्टिव है। साइंटिस्ट के अनुसार जहाँ सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव मेटल्स में से एक सिल्वर और एल्यूमिनियम के मिरर्स इंफ्रारेड लाइट को 85 to 95% रिफ्लेक्ट करते हैं, वहीं गोल्ड इसे 99% तक रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब टेलीस्कोप में क्या होता है दोस्तों कि इनमें जितना बड़ा मिरर या लेंस लगा होगा ये उतनी ही ज्यादा लाइट को कैप्चर कर पाएंगे और ये जितनी ज्यादा लाइट कैप्चर करेंगे उतनी ही बढ़िया क्वालिटी की इमेज हमें बनाकर दिखा पाएंगे। यही वजह है कि वेब का प्राइमरी मिरर हबल स्पेस टेलीस्कोप से लगभग 6 टाइम्स बड़ा है।
जहां हबल के प्राइमरी मिरर का डायमीटर 2.4 मीटर्स है यानी लगभग 7 फीट, तो वहीं वेब के प्राइमरी मिरर का डायमीटर लगभग 6.5 मीटर्स है यानी लगभग 21 फीट। अब दोस्तों मिरर का ज्यादा बड़ा साइज भी एक प्रॉब्लम थी। एग्जिस्टिंग लॉन्च व्हीकल्स के लिए ये वेब का मिरर ज्यादा ही बड़ा था, यानी टेलीस्कोप को स्पेस में ले जाना काफी डिफिकल्ट काम था। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वेब के प्राइमरी मिरर को 18 अलग अलग हेक्सागोनल सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है और इस ऑप्टिक्स को इस तरह बनाया गया है कि जब टेलीस्कोप स्पेस में जाएगा तो ये मिरर फोल्ड हो सकेगा और स्पेस में जाकर इस मिरर को खोल लिया जाएगा। वेब में 132 स्मॉल मोटर्स लगे होंगे जिनकी मदद से ऑप्टिक्स को स्पेस में मनचाहे वे में एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं वेब के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की। वेब का इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल यानी ISIM एक फ्रेमवर्क है जो टेलीस्कोप को इलेक्ट्रिकल पावर, कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, कूलिंग कैपेबिलिटी और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ISIM 4 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स और एक गाइड कैमरा होल्ड करता है और ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला नीरकैम यानी नियर इंफ्रारेड कैमरा, दूसरा निरस्पेक्ट यानी नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, तीसरा मीरी यानी मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी 2 चीजें हैं, एक मिड इंफ्रारेड कैमरा जिसे आप मिरकैम कह सकते हो और एक इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, और चौथा FGS NIRISS यानी फाइन गाइडेंस सेंसर एंड नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ। टेलीस्कोप का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पेसक्राफ्ट बस। ये वेब का प्राइमरी सपोर्ट कंपोनेंट है और ये कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक पावर, प्रोपल्शन एंड स्ट्रक्चरल पार्ट्स को होस्ट करता है। अब दोस्तों बात करते हैं टेलीस्कोप के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट या एक और फीचर के बारे में जो है सनशील्ड प्रोटेक्शन। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि वेब को मेनली इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है और इंफ्रारेड वेव्स उन सब चीजों में से निकलती हैं जो हीट रेडिएट करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जब वेब खुद से काम करेगा तो ये भी कुछ हीट रेडिएट करेगा और फिर वो हीट इंटरफेयर करेगी उन आने वाली इंफ्रारेड वेव से जिन्हें इस टेलीस्कोप को डिटेक्ट करना है और फिर टेलीस्कोप ठीक से इमेज कैप्चर नहीं कर पाएगा। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए और ठीक से इंफ्रारेड वेव्स को कैप्चर करने के लिए वेब को -223 डिग्री सेल्सियस पर ही रखा जाना चाहिए। अब इतना ठंडा टेम्परेचर स्पेस में तो आराम से मेंटेन हो सकता है क्योंकि स्पेस में बहुत ठंड होती है, लेकिन जब तक सनलाइट ना आ जाए। जब सनलाइट आती है तो वहाँ एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है और ऐसा ही मून पर होता है। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ रात में -170 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है, लेकिन सनलाइट आते ही यहाँ टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसलिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए साइंटिस्ट ने वेब पर एक सनशील्ड लगाई है। सनशील्ड में कैप्टॉन ई नाम की पॉलीमैट फिल्म की 5 लेयर्स लगी हैं और हर लेयर ह्यूमन हेयर जितनी पतली है। हर लेयर दोनों साइड से एल्यूमिनियम से कोटेड है और 2 सन के साइड वाली सबसे गर्म लेयर पर डोप्ड सिलिकॉन की कोटिंग भी की हुई है। यह सनशील्ड एक कार्ड शेप की है और एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी सनशील्ड को स्पेसक्राफ्ट में रख कर ले जाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब इसे स्पेसक्राफ्ट में रखा जाएगा तो ये 12 टाइम्स फोल्ड हो सकेगी और स्पेस में जाकर खुल जाएगी। वेब का डेवलपमेंट नासा के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी ने भी करा है। ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है तीनों एजेंसियों के बीच। पहले वेब का नाम नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप था, लेकिन बाद में 2002 में आफ्टर फॉर्मर नासा एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स ई वेब इसका नाम बदलकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप करा गया। वेब को स्पेस में इसलिए भेजा गया है ताकि ये यह देख सके कि बिग बैंग के बाद पहले स्टार्स कैसे बनना शुरू हुए। बिग बैंग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था और ये टेलीस्कोप 13 बिलियन से लेकर 13.5 बिलियन ईयर्स पहले तक देख सकता है और हमें यूनिवर्स के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे सकता है। पर ये पास्ट में देखना कैसे पॉसिबल है और ये टेलीस्कोप पास्ट में देखकर हमें कैसे बताएगा कि स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे बने, ये मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जेम्स वेब हमें यूनिवर्स के बारे में क्या क्या नई इन्फॉर्मेशन देता है। आपकी क्या राय इस बारे में हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।